है। और अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था एक शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ना चालू करते हैं। ठीक है। तो देखो, पहले रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट के बाद हम लोग ऑडिट की प्लानिंग चालू करते हैं, और ऑडिट की प्लानिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई ऑडिट जो है हम इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट कर पाए। ठीक है। ये आ गई थी बात समझ में? क्लियर है? क्यों करते हैं भाई हम प्लानिंग? ताकि हम हमारी ऑडिट इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट प्लान करते हैं। ठीक है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे अपना जो ध्यान है वो अप्रोप्रिएट, आप उस पर अटेंशन दे पाओगे इंपॉर्टेंट एरियाज पे। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो टाइमली। ठीक है। आप अपनी ऑडिट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ताकि आपकी जो ऑडिट है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो जाए। आप सही टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो जिनके पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी हो ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। आप अपनी टीम को डायरेक्ट सुपरवाइज कर सकते हो और उनका काम रिव्यू कर सकते हो। और इसके अलावा अगर दूसरे भी कुछ लोग आपके साथ ऑडिट में जुड़े हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनल ऑडिट है, तो उनका काम जो है आप अपने काम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये सारे फायदे हमको ऑडिट प्लानिंग करने से होते हैं। और इन्होंने बोला कि प्लानिंग से ये इंश्योर हो जाता है कि भाई हमारी जो ऑडिट है वो पुअर क्वालिटी की नहीं हो, और जो इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने का रिस्क है उसको हम एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकें। ठीक है। और ऑडिट प्लान करने से और क्या, इन लोगों ऑडिट क्यों प्लान करना चाहिए, ये बात तो हो गई। अब इन्होंने बोला कि भाई ऑडिट जो है वो आईएसए के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। व्हाट इज आईएसए? आईएसए का मतलब जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट हैं उनके अकॉर्डिंग क्यों करनी चाहिए। तो इससे ये इंश्योर होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हो, ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैज बीन फुलफिल्ड। ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले लोग हैं, जो यूजर्स हैं, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ज्यादा, वो बढ़ाता है कि भाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने काम किया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से इन्होंने जो मन पड़ा वो काम कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो एज पर स्टैंडर्ड दे हैव डन देयर वर्क, द ऑडिटर्स हैव डन देयर वर्क एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। और उसके ऊपर विश्वास जो है इनके काम के ऊपर, आप जो यूजर है वो ज्यादा कर पाएगा। ठीक है। क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंटरनेशनली इंश्योर हो जाती है कि भाई अच्छी क्वालिटी का काम आपका किया हुआ है। ये हो गया। एक मेजर आपको मिल जाता है कि भाई आपको अगर ये पता करना है कि भाई मैंने काम कैसा किया है, क्वालिटी क्या है काम की, तो वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट से आप मैच करके देख सकते हैं भाई काम क्या किया है। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया। यहाँ तक आ गया था समझ में? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट? तो स्केप्टिज्म का मतलब तो इंक्वायरिंग माइंड होता है, डाउटफुल माइंड होता है। जब काम करोगे तो समय से आप जब काम करोगे तो आपका दिमाग में इंक्वायरी आनी चाहिए, डाउट आना चाहिए, कोई चीज ऐसे क्यों हो रही है ना। और प्रोफेशनल जजमेंट मतलब जब कोई डिसीजन आप लेते हो, क्या अप्लाई करके, रिलेवेंट ट्रेनिंग, रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस अप्लाई करके जब आप कोई डिसीजन लेते हो, तो ऐसे डिसीजंस को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। आगे है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी। नाउ फॉर टुडेज डे, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लानिंग प्रोसेस। अब ये प्लानिंग होती कैसे है? ठीक है। तो अब इन्होंने देखो स्टार्ट कहाँ से किया। इन्होंने बोला कि भाई प्लानिंग देखो अलग अलग स्टेजेस में करी जाती है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम एंगेजमेंट इटसेल्फ। ठीक है। जब आप एंगेज होते हो ना, जब क्लाइंट आपके पास आया है और क्लाइंट आपसे चाहता है कि आप उसकी ऑडिट करो, तो एट दी वेरी दैट टाइम आपकी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जिसे प्लानिंग के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बोला। इवन जो हमने ऊपर एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि भाई कोई ऑडिट आप एक्सेप्ट करते हो तो उसका एक्सेप्ट करने को लेकर के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पढ़ा था वो अपन ने वहां पर। याद है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. है ना। तो जब कोई क्लाइंट आएगा, जब उसके साथ एंगेज होने वाले हैं, और उस टाइम के जो प्रोसीजर्स हैं, इवन दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है। तो वहां पर हम लोगों को प्रोसीजर्स अप्लाई करके देखना पड़ता है कि भाई क्या हमें इस क्लाइंट के साथ एंगेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये स्टार्ट आपका वहां से हो जाता है। तो ये तो उन्होंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया नहीं है। ठीक है। प्रिलिमिनरी एंगेज परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, है ना, ये यहाँ पे बोलते हैं।
performing procedures regarding the acceptance and continuance of the client relationship, evaluating compliance and ethical requirements. जब आप ये जब निर्णय लेना है कि भाई मुझे ऑडिट करनी है नहीं करनी है, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई जो कंप्लायंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं रह गई है क्लाइंट के साथ में एज टू दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसके लिए क्या जारी करते हैं हम लोग, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट बेसिकली जिसे आप बोल रहे हो, क्या कहते हैं उसको हम, एंगेजमेंट लेटर। उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। तो वो हम जारी करते हैं क्लाइंट को जिससे कि हमारे और उसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, सब चीजें जो टर्म्स ऑफ ऑडिट है वो सब क्लियर हो जाए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर हो जाए। तो ये चीज है, तो ये इन्होंने बोला कि हालांकि ये चीज अपन जो है वो एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करने की जरूरत है। तो आपकी बेटा प्लानिंग जो है वो स्टार्ट अभी से नहीं हुई है, वो तब से ही हो गई थी स्टार्ट, जब आपने एंगेजमेंट जो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जब परफॉर्म करी थी कि भाई मुझे इसके साथ एंगेज होना है नहीं हो रहा है, तभी आपकी जो है वो प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। आगे बात समझ में क्लियर है सबसे पहला? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर अब जब एंगेजमेंट हो गया, फिर एंगेजमेंट के बाद अब अपन ने रिस्क असेसमेंट कर चुके हैं हम लोग, अब रिस्क असेसमेंट के बाद अब प्लानिंग है। पर प्लानिंग से भी इन्होंने बोला कि प्लानिंग भी दो भागों में बटा हुआ है, प्लानिंग का काम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लान बनाने से पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी बेटा, क्या बनेगी पहले हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, और ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लेंगे उसके बाद ऑडिट प्लानिंग करेंगे। तो स्ट्रेटेजी और प्लान में फर्क होगा नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी और ऑडिट स्ट्रेटेजी बनने के बाद ऑडिट की प्लानिंग करी जाएगी, ठीक है। मैंने एक ऐसा बड़ा सा ब्लॉग बनाता हूँ, ये मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी है। और जो स्ट्रेटेजी बनती है उस स्ट्रेटेजी के अंदर रह करके जो स्ट्रेटेजी दायरे बना देगी ना, जो बाउंड्री बना देगी, उस बाउंड्री के अंदर रह करके हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। ये चीज बड़ी ध्यान से आप सुनना। तो देखो हमारे लिए फ्रेमवर्क बना दिया, प्लानिंग का फ्रेमवर्क बना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी। फ्रेमवर्क मतलब समझते हो क्या होता है फ्रेमवर्क, क्या आप किसको बोलते हैं फ्रेमवर्क? हम बोलते हैं चार दीवारी को। जैसे आपने कोई बिल्डिंग देखी होगी तो बिल्डिंग का फ्रेम बनता है, दीवारें बाद में बनती है ना, पहले फ्रेम बनता है, उसके अंदर अंदर सारा काम होता है, फिर दीवारें बनती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर अंदर का इंटीरियर होता है, एवरीथिंग इज डन देयर आफ्टर। तो पहले आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, फिर आप जो है उसके अंदर का काम चालू करो। तो जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली फ्रेमवर्क दे रही है, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग प्लानिंग करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। Yes, दोनों में sir. फर्क है, और डिटेल में फर्क को जानेंगे, बट पहले ये चीज समझने वाली बात है कि स्ट्रेटेजी आपको फ्रेमवर्क देती है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह करके आप प्लानिंग करते हो, है ना। इसको जब आप ये फ्रेमवर्क से समझना चाहते हो ना, तो आप एक बिल्डिंग को अज्यूम कीजिए कि जब कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो क्या पहले दीवारें बना दी जाती हैं या पहले फ्रेम बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है पहले, ये बताओ। Frame. सेम। पहले फ्रेम बनता है, जब फ्रेम बन जाता है फिर उस फ्रेम के अंदर आप जो है वो डिटेल्ड काम करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, फिर दीवारें बनाते हैं, फिर दीवारों के अंदर के इंटीरियर्स होते हैं, एवरीथिंग इज डन देयर आफ्टर ओनली। उस फ्रेम से बाहर जाकर के तो कमरा नहीं बन सकता ना, कि भाई फ्रेम के बाहर जाके आपने कमरा बना दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो भी काम करना है फ्रेम के अंदर रह के करेंगे या बाहर चल जाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग काम? अंदर है। अंदर रहकर. अंदर रह के करेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते फ्रेमवर्क के। तो स्ट्रैटेजी इज सिमिलर टू दैट फ्रेम, आपको वो फ्रेम की तरह बिल्कुल है, जो आपको चार दीवारियां दे देगी कि भाई इसके अंदर रह करके आपको काम करना है, इसके बियॉन्ड जाके आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये और ये कैसे बनती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, और क्या काम हम किसमें करेंगे वो भी अपन देखते हैं। दोनों चीजें, लेकिन चाहे हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी है चाहे हमारा ऑडिट प्लान है, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी नोटेड, दोनों डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए? दोनों की दोनों डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है।
अच्छा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर्स का मतलब होता है जो भी डॉक्यूमेंट आप ड्यूरिंग दी ऑडिट अपने तैयार कर रहे हो, वर्किंग पेपर है बेटा। आ गया समझ में? फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग ना, एंगेजमेंट से लेकर के ऑडिट एंड करने तक जो भी कागज तैयार किए जाएंगे वो सब वर्किंग पेपर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो आपके? वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर्स। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे, वो आपके दिमाग में नहीं होगी, वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप उसको लिखें, ठीक है? फिर जो है वो डॉक्यूमेंट होगी, क्योंकि कल को अगर मेरे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन, अगर कोई कानूनी कार्रवाई मेरे अगेंस्ट में करी गई, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि भाई मैंने मेरा काम एज पर जो है स्टैंडर्ड्स किया है? मेरे वर्किंग पेपर्स ही है मेरे पास, जो है डॉक्यूमेंट क्या है भाई अल्टीमेटली? वर्किंग पेपर्स ही है ना, वही दिखाने के लिए कि भाई देखो एविडेंस, एज एविडेंस, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैंने मेरा काम इस तरीके से किया था, मैंने कोई जो है इसके अंदर नेग्लिजेंस नहीं रखी है, ठीक है? आई हैव डन माय वर्क एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है? तो मेरे अगेंस्ट में कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। आ गया समझ में फर्क? फर्क तो अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये समझ में आ गया आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। ठीक है। अब नाउ लेट डिस्कस मोर डिटेल अबाउट अबाउट दी ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है, कैसे बनती है, क्या होता है इसके अंदर? तो ये कहते हैं कि ऑडिट स्ट्रेटेजी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, तीन चीजें डिटरमाइन करती है। स्कोप डिटरमाइन करेगी, टाइम डिटरमाइन करेगी, डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी, ठीक है? क्या डिटरमाइन करेगी भाई? तीन चीजें डिटरमाइन करेगी। पहली चीज स्कोप डिटरमाइन करेगी, दूसरी चीज टाइमिंग डिटरमाइन करेगी, और तीसरी चीज डायरेक्शन। याद हो गया ये स्टेटमेंट? क्या तीन यस चीजें सर। डिटरमाइन होंगी? स्कोप डिटरमाइन हो जाएगा, टाइम डिटरमाइन हो जाएगा, डायरेक्शन डिटरमाइन हो जाएगा। अच्छा, एक इन लोगों ने यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द ऑडिट स्ट्रेटेजी, जब आप एक ऑडिट और स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ये आपको मदद करती है ये डिटरमाइन करने के कि भाई आपको किस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होंगे बेटा। अब रिसोर्सेज में आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, आ जाएगा आपका, और इंटेलेक्चुअल रिसोर्स आ जाएगा, टू बी डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, है ना? तो जब आप स्ट्रेटेजी बना लोगे तो स्ट्रेटेजी बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे किस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए, नेचर ऑफ रिसोर्सेज। उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया, उसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी आ गई। पहली चीज, आई बात समझ में भाई? ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली अगर, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से फायदा क्या होगा, क्या हम पता कर पाएंगे? तो आप पता कर पाएंगे नेचर ऑफ रिसोर्सेज। क्या पता कर पाएंगे भाई यहाँ पे? सबसे पहली नेचर चीज, ऑफ रिसोर्स। नेचर ऑफ रिसोर्सेज आप पता कर पाएंगे, ठीक है? कि भाई क्या, किस तरीके के रिसोर्सेज मेरे को चाहिए ऑडिट करना है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैं अकेले जाकर तो ऑडिट नहीं कर सकता ना, ऑडिट करने के लिए मुझे मेरी भी तो टीम चाहिए, यस और नो? अगर क्लाइंट बड़ा है, काम उसके पास ज्यादा है, तो मैं अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो मुझे मेरी टीम में लोग चाहिए होंगे, यस और नो बेटा? हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक है। और क्लाइंट के साथ अगर काम करना है तो कई बार हम, अब ऑडिट भी जैसे जैसे आप, अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, बट अब जब आप काम करने जब किसी फर्म में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप होगी कि ऑडिट के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं दैट यू विल गोइंग टू बी यूज। फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे जैसे कि कोई पेटेंट हो गया, कोई ट्रेडमार्क है, या कुछ ये सब चीजें होंगी, ठीक है? तो पहली चीज हो गई नेचर ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड हो गया अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है? अब अमाउंट ऑफ रिसोर्स का मतलब, जैसे कि भाई अगर मुझे पता चल गया कि भाई मुझे ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके का चाहिए, पहली चीज तो आपको पता चल गई भाई ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके का चाहिए, टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पता चल गया। टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से मतलब है उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसको उसकी एक्सपर्टीज किस चीज में होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये एक चीज तो ये पता चल गई पहले, यस और नो? आया ना? ये तो आपको नेचर से पता चल जाएगा। दूसरा अमाउंट, अच्छा नंबर ऑफ रिसोर्स कितने चाहिए, मतलब जैसे कि 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, कितने नंबर ऑफ रिसोर्स हमको? दोनों चीजें समझ में आ गई, फर्क क्या है नेचर में और अमाउंट में, यस और नो? यस सर। नेचर इज ओनली गिविंग यू द टाइप, है ना, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर नीड। अमाउंट ऑफ रिसोर्स, कितना रिसोर्स चाहिए, किस क्वांटिटी में हमको वो रिसोर्स चाहिए, ठीक है? और आपको क्या पता चलेगा ये डेवलप करने से?
आपको व्हेन पता चलेगा। व्हेन का मतलब हो गया कब ये रिसोर्सेज चाहिए। देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे रिसोर्सेज मुझे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए। अब अगर हमें 3 महीने ऑडिट करनी है तो 1 महीने जो काम है उसमें उतने लोगों की जरूरत नहीं है। सेकंड मंथ जब हम जो काम चालू करेंगे उसमें लोग ज्यादा चाहिए होंगे। हो सकता है ये भाई कई जब कोई बड़ा क्लाइंट होता है तो बड़े क्लाइंट की ऑडिट अकॉर्डिंगली आपको प्लान करनी पड़ती है। भाई जैसे अगर आपको सिर्फ वाउचिंग करानी है, एक टर्म होती है वाउचिंग जिसके अंदर हम वाउचर्स चेक करते हैं, तो आपको लग रहा है भाई वाउचिंग करने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम वाउचिंग करेंगे। वाउचिंग में आप इनवॉइसेस वगैरह चेक करते हो। क्या चेक करते हो भाई वाउचिंग में आप लोग? इनवॉइसेस। बिल्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, और कोई वाउचर्स है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो वो होते बहुत सारे हैं तो आपको लोग ज्यादा चाहिए। फिर आपने सोचा सेकेंड मंथ में हम लोग गोडाउन जा करके इन्वेंट्री काउंट करेंगे। तो आपने देखा कि भाई पहले महीने में जब मैं वाउचिंग करूंगा, व्हेन वी आर गोइंग टू डू द वाउचिंग, तो रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 15-20 जनों की जरूरत पड़ेगी हमको वाउचिंग। बट सेकेंड ऑफ मंथ में जब वाउचिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इन्वेंट्री की काउंटिंग हमको करनी है। गोडाउन जाना है, गोडाउन में जाके हम लोग इन्वेंट्री ऑब्जर्व करेंगे कैसे लोग रखते हैं, इनका इन्वेंट्री का मेथड क्या है, आज की डेट में इनकी आवाज कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो इस काम के लिए आपको लगा भी बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता चल गया ना कि भाई मेरे को ये रिसोर्सेस कब कितने रिसोर्सेस चाहिए, कभी कम चाहिए कभी ज्यादा चाहिए। ये आगे आपको समझ में क्लियर है ना? Yes, sir. तो जब आप स्ट्रेटेजी बना लोगे तो इन चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई नेचर ऑफ रिसोर्स क्या चाहिए, आपको पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या चाहिए और कब चाहिए। व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ डिप्लॉइंग दीज रिसोर्सेज। कैसे, और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हाउ द रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। कैसे इन रिसोर्सेज को, मतलब जब जिन लोगों को आप काम पे लगाओगे, कैसे आप उनको दिशा दिखाओगे, कैसे आप उनको डायरेक्शन दोगे, कैसे सुपरविजन दोगे। ठीक है, मीटिंग्स हम लोगों की कब होगी, ब्रीफिंग कब होगी, मैनेजर रिव्यूज कब होंगे, ये सब चीजें आपको जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने से पता चल जाएगी। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी जो है वो ब्रॉडर टर्म है एज पर ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के लिए एक फ्रेम तैयार करता है स्ट्रेटेजी, और जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से हम लोग प्लान ना। अच्छा अभी डायग्राम देखो, ठीक है। तो जब ऑडिटर स्ट्रेटेजी बनाएगा तो ये सब चीजें आप कंसीडर करोगे, ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे। क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन, एक हेड इन लोगों ने बताया। ठीक है, रिपोर्टिंग का टाइम टेबल बनाएंगे। किसका टाइम टेबल बनाएंगे भाई यहाँ पे हम? रिपोर्टिंग मतलब देखो, एक समय है जिसमें आपको अपना काम करके देना है। इट इज नॉट कि भाई काम चालू किया तो कम चलता गया। अच्छा जनरली टाइम होता क्या है? एक सेकंड रुकना, हाँ मनोज भैया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अब ये चीज समझिए कि ऑडिट जो है वो ऐसा नहीं है आपने काम चालू किया और उसको कब खत्म करेंगे, उसका एक टाइम है। ठीक है, देखो अब समझिए इस चीज को कैसे। आप अपना साल कब चालू होता है, अकाउंटिंग ईयर बेटा कब चालू होता है अपना? 1st April. 1 अप्रैल को। और खत्म कब होता है? 31st March। 31st March. 31 मार्च को खत्म हो गया। ऑडिट अपन स्टार्ट करते हैं कब? आफ्टर 31 मार्च हमारी ऑडिट स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको एंड करने का कोई टाइम भी तो होगा कि ये चलती रहेगी, खत्म करने का भी तो कोई समय होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir। ठीक है, और खत्म करने का समय क्यों है? क्योंकि भाई जो ये आपका क्लाइंट है, अब कल को इनकम टैक्स इसको फाइल करना है, इसका इनकम टैक्स का रिटर्न इसको फाइल करना है कि भाई इन लोगों को कितनी इनकम हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई आप इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो ऑडिटेड ही फाइल करेंगे। तो इनको भी तो अथॉरिटीज के साथ टाइम पे वो काम करके देना पड़ेगा इनको। यस और नो? है ना? ऐसा थोड़ा है कि भाई हमारे पास जो है वो टाइम है मनमान, जब पड़ेगा काम करके दे देंगे, इनफाइनाइट नहीं। ये भाई लिमिटेड टाइम है।
तो जनरली दैट इज 3 to 6 months का आपके पास टाइम होता है, ठीक है, ऑडिट को एंड करके और जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने का। तो आफ्टर ड्रॉइंग, तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपको पहली जो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी वो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई हमारा रिपोर्टिंग का टाइम टेबल क्या रहेगा, कब कब हमको रिपोर्ट यहाँ पर करना है। आगे ही बस बात समझ में क्लियर है यहाँ Yes, पे। sir. इसके बाद क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन होता है, टीम से क्या कम्युनिकेशन है आपका, किसी थर्ड पार्टी से अगर कोई कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब जब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो क्लाइंट से आप बात कीजिए, आप अपनी टीम से बात कीजिए, थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन है, ये सब आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रैटेजी बनाते वक्त और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, एफआर फ्रेमवर्क मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या, इंडस्ट्री किस तरह की है, बिजनेस की नॉलेज क्या है आपको, इंटरनल ऑडिट किस तरीके से काम करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये काम जो कंपनी जिस जो आपका क्लाइंट है वो सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स का प्रोडक्शन करता है वो करता क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स क्या अवेलेबल है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, हम जो समय है, क्लाइंट आपके पास कितना अवेलेबल है, ये हो गया। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फैक्टर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, नॉलेज गेन्स इन अदर एंगेजमेंट। तो ये सब ये जो पूरा जो चार्ट बना हुआ है ना, इट इज ओनली टेलिंग यू कि भाई ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ये आपको ये नहीं बता रहा कि भाई कैसे स्ट्रेटेजी, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भाई क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में? ये सिर्फ क्या बता रहा है भाई कि क्या क्या चीजें आप कंसीडर करेंगे, ये नहीं बता रहा कि भाई और स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, ये सिर्फ बता रहा है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी। आ गई बात समझ में, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं मेरे को ये बोल रहा हूँ कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी आफ्टर कंसीडरिंग, इन सब चीजों को कंसीडर करने के बाद हम क्या बनाएंगे, हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इवन मटीरियलिटी में आ जाएगा, जिसमें आपका असेसमेंट, आपने मटेरियल में से स्टेटमेंट का असेसमेंट किया, क्या है प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की आपको कितनी जरूरत रहेगी, इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो गए, लॉज में क्या चेंज आया है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में अगर कुछ बदलाव आया है, और इसके अलावा रिसोर्सेज की आपको कितनी जरूरत है, बजट आपके पास कितना है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Now they come to the second thing. When your audit strategy is completed, जब आपकी audit strategy complete हो जाएगी, तब आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे और एक स्पेसिफिक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे कि कैसे हम लोग ऑडिट करेंगे। नाउ द प्लानिंग पार्ट विल बी एक्चुअली स्टार्टेड वंस यू हैव कंप्लीटेड दी। अब ये ऑडिट स्ट्रेटेजी बन चुकी है, अब ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गई तो अब आगे का काम चालू है। समझ में आ गया? पहले क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लानिंग करोगे, क्या करोगे पहले? Strategy. strategy, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी अ स्पेसिफिक डिटेल प्लान विल बी मेड, ठीक है, जिससे हम क्या बनेंगे, स्पेसिफिक डिटेल्ड प्लान हम लोग बनाएंगे जिससे कि हम ऑडिट कर पाए। वंस द ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो once it is established, the next stage is to develop a specific detailed plan to address how the various matter identify। तो अगर कोई वेरियस आपको कोई मैटर पता लगे हैं अलग अलग, तो उनको जो आइडेंटिफाई किया कैसे आप प्लानिंग के थ्रू उसको करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन भी चालू कर दिया। स्ट्रेटेजी आपकी ओवरऑल अप्रोच बताती है ऑडिट की, क्या बताती है स्ट्रेटेजी, तो ये बताती है बेटा ओवरऑल अप्रोच, क्या बताती है ये, Overall approach. इट इज टेलिंग मी ओवरऑल अप्रोच मेरी क्या है। और ऑडिट जो प्लान है वो आपकी ऑपरेशनल डिटेल्स फिल करता है, क्या फिल करता है, ये आपकी ऑपरेशनल डिटेल्स फिल करता है ना। ऑपरेशनल डिटेल्स और ओवरऑल अप्रोच में फर्क क्या है, लेटर ऑन ये भी डिस्कस कर लेंगे, बट इसे इस तरीके से समझ सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी ने तो ये बता दिया कि भाई हम ऑडिट जो है वो किस नेचर की ऑडिट हमारी होगी,
क्या टाइम पीरियड हम लोगों को ऑडिट में रहेगा और कितना डिटेल्ड हमको ऑडिट करनी है। नाउ जो स्पेसिफिक इश्यू है, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड अभी यूज किया था, वाउचिंग वर्ड यूज किया था, तो समझ में आया वाउचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, वाउचिंग मीन्स चेकिंग इनवॉइसेस, वाउचर्स, बिल्स, इन सब चीजों को चेक करना। अब ये जो वाउचिंग की प्लानिंग है, ये आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है बेटा। ये किसका पार्ट है? ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा ये? प्लानिंग। प्लानिंग का पार्ट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई प्लानिंग विल टेल यू दी डे टू डे एक्टिविटीज। ये क्या आपको बताएगी? ये आपको डे टू डे एक्टिविटी बताएगी। प्लानिंग क्या बताएगी भाई? ये आपको डे टू डे, भाई अगर जैसे 3 महीने ऑडिट करनी है तो हम हर दिन क्या काम करेंगे, हर सप्ताह क्या काम करेंगे, हर महीने क्या काम करेंगे, ये आपको ऑडिट प्लानिंग बता देगा। ठीक है, ये उतना डिटेल्ड होगा कि एक एक दिन के बारे में आपको ये बताएगा। स्ट्रैटेजी इतनी डिटेल नहीं हो सकती है। स्ट्रैटेजी ओवरऑल होती है कि भाई 3 महीने में काम कंप्लीट करके देना, ये स्ट्रैटेजी है। फर्क समझ में आ रहा है आपको दोनों ही बातों में? यस सर। ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। नाउ दी स्ट्रैटेजी सेज कि भाई टाइमिंग ऑफ ऑडिट ये कि भाई 3 महीने में काम कंप्लीट करके देना है। दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी। बट 3 महीने में काम कैसे होगा, वो पार्ट आपका प्लानिंग में आप कवर करेंगे। एक एक दिन में क्या क्या काम करेंगे, एक एक हफ्ते में क्या काम करेंगे, एक महीने में क्या काम करेंगे, दिस विल कम्स टू इन दी ऑडिट प्लान। ये दोनों के अंदर एक मेजर फर्क होगा। काम 3 महीने में ही होगा, लेकिन डे टू डे काम स्ट्रेटेजी में नहीं पता चलेगा, वो आपकी प्लानिंग में पता चलेगा। आया समझ में बेटा? क्लियर फर्क दोनों के बीच में? यस सर। ठीक है, द ऑडिट प्लान। अब ऑडिट जो प्लान है, इसलिए आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ द प्लान, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ द वर्क। तो स्पेसिफिक उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस नेचर का होगा, किस टाइम का होगा, किस में हम लोग जाके काम करेंगे। ठीक है, हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इसका भी नेचर, इसका भी टाइमिंग और इसका भी एक्सटेंट आपका प्लानिंग के अंदर आएगा। ठीक है, फिर जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म, तो अब आप देखो कि हमने पहले रिस्क असेसमेंट किया था ना भाई। रिस्क असेसमेंट पहले हमने, यस और नो? रिस्क असेसमेंट अपन पहले कर चुके थे, Yes. लेकिन यस सर। प्लानिंग के अंदर बोला है कि इवन दो रिस्क असेसमेंट आप पहले कर चुके हो, बट आपके रिस्क असेसमेंट का टाइम क्या रहेगा, किस एक्सटेंट में जाके आप करेंगे, क्या नेचर होगा उन प्रोसीजर्स का, ये पार्ट आप पहले डिसाइड कर लोगे। बाकी के ऑडिट प्लानिंग बाद में करेंगे, लेकिन ये पार्ट आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे। तो इट मींस प्लानिंग जो है वो पैरेलल चल रही है। कैसे चल रही है भाई हमारी प्लानिंग जो है वो बेटा? यहाँ पर प्लानिंग हमारी चल रही है पैरेलल। ठीक है, कैसे पैरेलल चला? वैसे तो हम पहले एंगेजमेंट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की, फिर हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर हम बोल रहे हैं ऑडिट प्लान बनेगा। बट ऑडिट प्लान ऐसा नहीं है। इवन हम लोग पैरेलल जो है वो काम करते जा रहे हैं। हमने प्लानिंग तब भी करी है जब एंगेजमेंट की बात थी, जब एंगेजमेंट हो गई तो फिर हमने रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग कर ली। ठीक है, फिर जब रिस्क असेसमेंट हो गया तो हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी बना दी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट को यूज में लेते हुए। और ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अब जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बेटा परफॉर्म करने हैं, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे क्या करा है, फर्दर प्लानिंग करी। तो आपकी प्लानिंग बेटा देखो साइड बाय साइड चल रही है, चल रही नहीं चल रही साइड बाय साइड, यस और नो? यस सर। है ना? तो इट इज नॉट कि भाई आप जो है वो प्लानिंग एग्जैक्टली यही हो गया कि भाई जब रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो ही करेंगे, ऐसा नहीं है। इवन आपको प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी प्लान करनी है, तो ये तब से स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है, जब क्लाइंट आपके पास आया था। प्लान तो आपको तब से ही करना है, वो पैरेलल है, वो चलता रहता है। ठीक है, बट स्टेजेस वाइज वो प्लानिंग जो है वो आपकी चेंज होती रहेगी। भाई जब हम प्री एंगेजमेंट किया था तो प्री एंगेजमेंट तक की प्लानिंग करी थी, फिर क्योंकि जब रिस्क असेसमेंट करना था तो फिर हमने उसकी प्लानिंग कर ली, उसके बेसिस पर हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है। पैरेलली वी हैव जब डेवलप्ड, व्हेन द ऑडिट स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड and the risk assessment has been done, now we are
कंसीडरिंग ऑन दी फर्दर ऑडिट। अभी आगे का काम कैसे करेंगे उसकी हम आगे प्लानिंग करते हैं। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. प्लानिंग का कोई ये कह Yes, सकते हो sir. प्लानिंग की कोई स्टेज नहीं है। इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल स्टेजेस, है ना? ये कहना गलत होगा कि भाई प्लानिंग की अपनी कोई स्टेज है। प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल स्टेजेस, वो स्टेज के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स आर टू बी कैरिड आउट, क्या प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करेंगे, कौन करेगा, कितना काम जो है वो हमको करना है, जैसे कि सैंपल साइज आप डिटरमाइन करेंगे, कब ये काम हमको करना है। अब इसमें भी इन्होंने एक इंटरिम ऑडिट बताई, एक फाइनल ऑडिट बताई है, जिसके बारे में क्या इन सब चीजों के बाद भी जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर लेंगे तो क्या किसी और तरह का प्रोसीजर भी जरूरी है जो कि एज पर आईएसए रिक्वायर्ड है, तो वो भी करना है नहीं करना है, ये सब चीजें आप क्या करेंगे बेटा डिटरमाइन कर लेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में फर्क है, लेकिन हमें साथ साथ बेटा ये भी कंक्लूड कर लिया कि ऑडिट की प्लानिंग इट इज नॉट ऑन ऑन सम पर्टिकुलर स्टेज, बल्कि ऑडिट प्लानिंग इज गोइंग पैरेलल विद द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिट, है ना? जो जो स्टेजेस ऑफ ऑडिट है उसके पैरेलल हमारी क्या चल रही है, प्लानिंग चल रही है। क्लियरली समझ में आया बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। बाकी इन्होंने कैसे और समझा दिया कि भाई वैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में क्या फर्क है। ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप डिटरमाइन करते हैं स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड डिटरमाइन इट्स डेवलपमेंट, लेकिन इस ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हमारा ऑडिट प्लान दिखाता है। आया समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट सेज कि भाई इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बीच में फर्क क्या है। देखो इंटरिम और फाइनल ऑडिट में फर्क होता है। देखो वैसे तो आपको हर एक क्लाइंट के साथ इंटरिम और फाइनल ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती। ये इंटरिम और फाइनल ऑडिट तभी करी जाएगी जब आपका क्लाइंट साइजेबल है। कैसा क्लाइंट है आपका? साइजेबल। नो, साइजेबल शब्द का मतलब होता है क्लाइंट आपका बड़ा है। अगर आप मेरे को बोलोगे भाई आज की डेट में रिलायंस की ऑडिट करनी है, या टाटा की ऑडिट करनी है, या आपको अमेजोन की ऑडिट करनी है, फ्लिपकार्ट की ऑडिट करनी है, ऐसे बड़े बड़े जो नाम है, जोमेटो की ऑडिट आपको करनी है, तो सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये सुन नो, आया ना? तो जब कोई आपका क्लाइंट इतना बड़ा साइजेबल होता है तो उस केस में आपको इंटरिम ऑडिट भी करनी पड़ती है, जो ऑफकोर्स सी बात है फाइनल ऑडिट से पहले होगी। ठीक है। आपको सभी क्लाइंट्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। द ऑडिटर मस्ट कंसीडर द टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सच ए वेरी इंटरिम एंड फाइनल फॉर एन इंटरिम ऑडिट टू बी द क्लाइंट नॉर्मली नीड्स टू बी अ सफिशिएंट साइज। तो एक सफिशिएंट साइज उसका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो इससे कॉस्ट बढ़ता है। तो आपको सभी क्लाइंटों के लिए इंटरिम ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज इंटरिम ऑडिट? अब इंटरिम ऑडिट होती क्या है वो समझ में आ गया था भाई। आपका अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट्स एंड ऑन 31 मार्च। ठीक है। तो ऑडिट तो आप 31 मार्च के बाद चालू करेंगे बेटा। यस और नो? Yes, sir. तो जो ऑडिट आप 31 मार्च के बाद चालू करोगे ये फाइनल ऑडिट होती है। कैसी ऑडिट होती है आपकी? जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल ऑडिट बोलते हैं। आगे समझ में क्लियर है? सिंपल सी बात है, तो कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं। तो फाइनल Yes, sir. ऑडिट तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद होती है। कब होती है हमारी भी फाइनल ऑडिट? ये आपकी अकाउंटिंग ईयर बेटा एंड होने के बाद होगी। लेकिन जो आपकी इंटरिम ऑडिट है वो आपकी ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर होती है। कब होती है इंटरिम ऑडिट आपकी? ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। जब आपका साल चल रहा है तो पैरेलल आप साथ साथ ऑडिट भी चालू कर देते हो, तो इसे हम लोग इंटरिम ऑडिट कहते हैं। फर्क समझ में आ गया भाई दोनों में? ये बेसिक डिफरेंस है, आया ना? Yes, sir. सबको आ गया? गर्विता, महविश, निधि, जूही, सबको आ गया भाई समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो इंटरिम Yes, sir. ऑडिट इज परफॉर्म जब आपका साल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर इज रनिंग, तो इट इज गोइंग पैरेलल। और फाइनल ऑडिट जब होगी जब साल खत्म हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया? क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है।
अब देखो ये ऑडिट दो अलग अलग ऑडिट नहीं है, सिर्फ अगर आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो आपकी इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में बस इतना सा फर्क आ जाता है कि नाउ अब आपने स्टेजेस कर दिए ऑडिट की, भाई पहले हम इंटरिम करेंगे फाइनल, बट ये ऑडिट एक ही है, एक ही रिपोर्ट जारी करोगे, ऐसा नहीं है दो अलग अलग रिपोर्ट जारी होंगी, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगे। अलग अलग तो कहां से होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ही एक है तो एक ही ऑडिट होंगे, रिपोर्ट है अलग अलग तो होती एक ही ऑडिट है, बस स्टेजेस जो है वो चेंज हो जाती है। आपने अपनी ऑडिट को दो स्टेजेस में बांट दिया, कि स्टेज 1 में बांट दिया कि स्टेज 2 में बांट दिया, ये इन्होंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, ये लिखा हुआ। द ऑडिट वर्क हाउएवर इज बीइंग परफॉर्म्ड इन 2 स्टेजेस, तो ऑडिट आपकी चेंज नहीं हो गई है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम आपने 2 स्टेजेस में बांट दिया है। ठीक है, एक आपके इंटरिम ऑडिट की स्टेज हो गई बेटा, एक आपकी फाइनल ऑडिट की स्टेज हो गई। ठीक है, सम वर्क बिफोर द ईयर एंड, तो कुछ काम आप अब साल अंत होने से पहले कर लेते हो और कुछ काम आप जो है वो साल अंत होने के बाद में करेंगे, ये फर्क आ गया है। आ गई भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंटरिम ऑडिट फाइनल 2 स्टेजेस ऑफ द वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑडिटर रिपोर्ट, तो एक ही ऑडिट है, एक ही रिपोर्ट जारी होगी, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे जाएंगे। The only difference is कि आपने अपनी ऑडिट को दो भागों में बांट दिया, दो स्टेजेस में बांट दिया, जिसको आप पहले जब साल खत्म होने से पहले कर रहे थे उसको हमने इंटरिम बोल दिया था, और जो साल खत्म होने के बाद करेंगे उसको हम यहाँ पे फाइनल ऑडिट बोल। आ गया भाई क्लियरली समझ में, यस और नो? Yes, यहाँ sir. तक ठीक है ना? इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, वो मेरी क्लास का टाइम Yes, sir. खत्म होने वाला है ना, 1 मिनट ही बचा है इसके अंदर, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। आए यहाँ तक No, समझ sir. में अच्छे से बेटा?